नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु का। हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की जलवायु किस तरीके की है, जलवायु प्रदेश के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। साथ ही साथ हम मध्य प्रदेश के तापमान और मध्य प्रदेश में होने वाली वर्षा का भी इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत अधिक है। कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% रखता है। यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। तो स्वाभाविक है कि इसके कई स्थानों पर जो जलवायु है उसमें भिन्नता पाई जाएगी। क्या होगी? जलवायु एक सी नहीं पाई जाएगी, जलवायु के मानों में भिन्नता पाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश की यदि हम सामान्यतः जलवायु की बात करें कि मध्य प्रदेश में किस तरीके की जलवायु पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु की बात करें तो भारत में भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जा रही थी। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों पाई जाती है। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही है जिसे कहा जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा, जिसका नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा इसके बीचों बीच 14 जिलों से गुजरने के कारण, चूंकि बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए मध्य प्रदेश में जो तापमान है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहां पर जो वर्षा है वह मानसून के द्वारा होती है। और मानसून किस मानसून के द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। यह मानसून दो शाखाओं के द्वारा मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है, एक अरब सागर की खाड़ी की शाखा से और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा से। तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दोनों शाखाओं से होती है, चाहे वह बंगाल की खाड़ी की शाखा हो चाहे वह अरब सागर की शाखा हो। इसीलिए यहाँ की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। प्रदेश में जलवायु के मानों में बहुत सारी भिन्नता पाई जाती है, इसलिए जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है और उसे कहा गया है जलवायु प्रदेश। क्या कहा जाता है? जलवायु प्रदेश। चलिए हम समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र, जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, अर्थात मध्य प्रदेश को जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो यदि हम जलवायु क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश को मुख्यतः 4 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में? 4 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। एक बांटा गया है पठारी क्षेत्र, जो कि मालवा का क्षेत्र आता है। मालवा का जितना भी क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ की जलवायु कुछ अलग ही विशेषताएं रखती है। दूसरा क्षेत्र आता है मैदानी क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश का उत्तर वाला भाग है, उत्तरी मैदानी वाला भाग है, जिसमें लश्कर का मैदान भी आता है। तो वहां की जलवायु में अलग भिन्नता पाई जाती है। तीसरा भाग बांटा गया है पर्वतीय क्षेत्र, जो कि विंध्याचल का पर्वत है, उसकी जलवायु अलग पाई जाती है, जलवायु के मानों में भी भिन्नता पाई जाती है। और चौथा क्षेत्र आता है जिसे कहा जाता है घाटी क्षेत्र, अर्थात नर्मदा घाटी क्षेत्र या उसके दक्षिण का क्षेत्र। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश को जलवायु क्षेत्रों के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। एक आता है मालवा का पठारी क्षेत्र, एक आता है उत्तर का मैदानी क्षेत्र, एक आता है विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र और चौथा आता है नर्मदा घाटी क्षेत्र या मध्य प्रदेश का दक्षिणीय क्षेत्र। यदि हम मालवा के पठारी क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ की जलवायु कैसी होती है? समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण का मतलब होता है ना तो यहाँ पर सर्दियों में अधिक सर्दी होती है, ठंड होती है, और ना ही गर्मियों में अधिक गर्मी होती है। अर्थात यहाँ की जलवायु समान बनी रहती है, सम बनी रहती है। इसीलिए तो जब चीनी यात्री फाहियान मध्य प्रदेश की यात्रा के लिए आया था तो उसने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे अच्छी जलवायु में से एक कहा था। उसने कहा था कि जो मालवा की जलवायु है वह विश्व की जलवायु में से सबसे प्रमुख जलवायु, सबसे अच्छी जलवायु है। यदि हम उत्तर के मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु से मतलब होता है कि यह समुद्र तल से बहुत दूर है
और समुद्र तल से बहुत दूर होने के कारण शीत ऋतु में यहाँ का तापमान बहुत कम होता है। दूसरा, यह कर्क रेखा के बहुत करीब होता है, इसलिए यहाँ पर कर्क रेखा पर बहुत करीब होने के कारण तापमान बहुत अधिक होता है। अर्थात ऐसी जलवायु जहाँ पर शीत ऋतु में ज़्यादा ठंडी हो और ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्मी हो, ऐसी जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहलाती है। और यह जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? तो उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। विंध्याचल के पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र चूंकि मालवा के पठारी क्षेत्र के समानांतर है, इसलिए यहाँ भी जो जलवायु है वह समशीतोष्ण प्रकार की पाई जाती है। अर्थात यहाँ पर गर्मियों में कम गर्मी और ठंडियों में सामान्यतः ठंडी पड़ती है। यदि हम नर्मदा घाटी क्षेत्र की बात करें या मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग की बात करें तो यहाँ पर जो जलवायु होती है उसमें भी कुछ मानों में अंतर होती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्मी होती है लेकिन शीतकाल में सामान्य ठंड पड़ती है। गर्मी तो ज़्यादा होती है लेकिन जो शीतकाल में ठंडी है वह बहुत कम पड़ती है। तो ये हुआ जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण मध्य प्रदेश में कि इसे 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन यदि पूछा जाए आपसे कि S.R. सुब्रमण्यम और T. श्री मन नारायण ने तापमान और वर्षा के वितरण को कितने आधारों पर वर्गीकृत किया है या मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है R.S. सुब्रमण्यम और T. श्री मन नारायण ने, तो इन्होंने बांटा है 3 भागों में। वैसे जलवायु क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है? 4 क्षेत्रों में। कौन कौन से थे? तो एक था उत्तर का मैदानी क्षेत्र, एक था मालवा का पठारी क्षेत्र, एक था नर्मदा घाटी क्षेत्र और एक था विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पे क्या थी? यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु थी। कैसी थी? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जा रही थी, लेकिन नर्मदा जो घाटी थी यहाँ पर क्या था? यहाँ पर गर्मी में ज़्यादा गर्मी हो रही थी लेकिन शीत ऋतु सामान्य ठंडी थी। S.R. सुब्रमण्यम और T. श्री मन नारायण ने 3 भागों में बांटा है जलवायु को, और वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह 3 भाग कौन कौन से हैं? तो उनमें बोलते हैं कि एक भाग आता है अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु का। क्या है? एक भाग है अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु का, दूसरा है गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु का और तीसरा भाग है उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु। अर्थात 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, दूसरा भाग गर्म शीतोष्ण एवं वर्षा जलवायु और तीसरा है उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु। तो इस आधार पर S.R. सुब्रमण्यम और T. श्री मन नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा है। तो यह अलग अलग प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए। यदि मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों के वर्गीकरण की बात आती है तो आपको 4 क्षेत्रों का वर्गीकरण करना है। यदि आपसे पूछा जाता है कि R.S. सुब्रमण्यम और T. श्री मन नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है उसका स्पष्ट वर्गीकरण कीजिए, तो आपको ये 3 भाग लिखने हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अध्ययन करते हैं मध्य प्रदेश के तापमान का। जलवायु किस पर निर्भर करती है? जलवायु वर्षा और तापमान पर निर्भर करती है। जलवायु का वर्गीकरण तो हमने देखा, लेकिन अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के तापमान का वितरण। क्या मध्य प्रदेश में समान तापमान पाया जाएगा या अलग अलग महीने में तापमान के मानों में भी भिन्नता पाई जाएगी? क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो है पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अधिकतम क्षेत्रफल में पठारी क्षेत्र विद्यमान है, चाहे मालवा का पठार हो, चाहे बुंदेलखंड का पठार हो, चाहे बघेलखंड का पठार हो, रीवा खंड का पठार हो, कोई भी है। तो इसे क्या है? बहुत सारे पठारी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और पठारी क्षेत्रों में तापमान क्या होता है? ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये कि जो मध्य प्रदेश है वह समुद्र तल से क्या है? थोड़े से करीब है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम देखते हैं कि अरब सागर से ज़्यादा दूरी नहीं है मध्य प्रदेश की। और यदि तापमान की बात करें तो वह समुद्र तल से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं वहाँ पर तापमान में कमी आती जाती है। और मध्य प्रदेश का पठारी क्षेत्र है, अर्थात समुद्र तल से ऊंचाई भी है लेकिन समुद्र तल से करीबी भी है। उसके बाद एक भिन्नता ये भी आ जाती है कि यहाँ पर कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जो कि तापमान को बढ़ा देती है। इसलिए यहाँ के तापमान में भी क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। तापमान का सीधा संबंध किससे होता है? तो वह समुद्र तल की निकटता से और समुद्र तल से ऊंचाई से होता है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मार्च से मई, आपको पता है कि मार्च में सूर्य कहाँ पर होता है? सूर्य होता है विषुवत रेखा पर। मार्च के बाद जून तक सूर्य कहां से कहां तक आता है? तो यह विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर आता है। मार्च में कहां होता है? विषुवत रेखा पर होता है और 21 जून को आ जाता है कर्क रेखा पर, और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरी है।
तो जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो मध्य प्रदेश में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने लगती है, मध्य प्रदेश का तापमान बढ़ने लगता है। मार्च का दैनिक तापमान सर्वाधिक होता है। मध्य प्रदेश में मार्च का दैनिक तापमान क्या होता है? सर्वाधिक होता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है? मौसम स्वच्छ होता है। मौसम स्वच्छ होने के कारण इसमें शुष्कता ज्यादा आ जाती है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में मई का महीना सबसे गर्म होता है। तापमान तो मार्च में बढ़ता है, लेकिन सबसे गर्म महीना होता है मई का। कौन सा होता है? मई का महीना होता है, क्योंकि जून का महीना जैसे ही आता है और भारत में मानसून प्रवेश कर जाता है और 15 जून आते आते मध्य प्रदेश में भी मानसून आ जाता है। इसीलिए जो मई के बाद जून का महीना है तो उसमें क्या आ जाती है? तापमान में गिरावट आ जाती है। मई की अपेक्षा वह महीना थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। सूर्य चमक रहा है 21 जून को कर्क रेखा पर, अर्थात सूर्य की किरणें मध्य प्रदेश में सीधी पड़ने वाली हैं जून में। इसीलिए जून में तापमान ज्यादा होना था, परंतु मानसून के आ जाने के कारण जून का तापमान ज्यादा ना होकर मई का तापमान ज्यादा होता है। यदि हम जुलाई की बात करते हैं तो जुलाई में भी क्या होता है? मानसून आ जाने के कारण जून की अपेक्षा तापमान में गिरावट आ जाती है जुलाई में। तो क्लियर हुआ, सबसे ज्यादा तापमान किसका रहेगा? मई का रहेगा। फिर उसके बाद तापमान में कमी आएगी जून में, और जून से फिर तापमान में कमी आएगी जुलाई में। क्यों? मानसून के कारण। राज्य का सर्वाधिक तापमान कहां पर? ग्वालियर में अंकित किया जाता है, जहां पर जुलाई का अधिकतम तापमान कितना होता है? 34.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 34.1 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि पचमढ़ी के तापमान की बात करें तो पचमढ़ी में कितना होता है? 31.9 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात तापमान यहां पर बहुत ज्यादा होता है, चाहे हम ग्वालियर की बात करें चाहे हम पचमढ़ी की बात करें। तो 34 डिग्री होता है ग्वालियर में और 31.9 होता है कहां पर? पचमढ़ी में। सितंबर तक तापमान में अधिक भिन्नता नहीं होती है, सितंबर तक तापमान बना रहता है। सितंबर से अक्टूबर में क्या होता है? आकाश स्वच्छ हो जाता है, मानसून धीरे धीरे कम होने लगता है। सितंबर में मानसून की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सितंबर के आखिरी तक और अक्टूबर के स्टार्टिंग में मौसम स्वच्छ हो जाता है और मौसम में धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने लगती है। जैसे ही तापमान में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती है तो उस मौसम को कहा जाता है द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। क्या कहा जाता है? द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। पूछा जाता है द्वितीय ग्रीष्म ऋतु का समय कब से कब तक है, तो वह सितंबर से अक्टूबर के मध्य तक रहता है। द्वितीय ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? मानसून धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और तापमान में वृद्धि हो जाती है। मध्य प्रदेश में जनवरी की अपेक्षा दिसंबर माह में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। चूंकि आपको पता होगा, जब हमने विश्व में पढ़ा था कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा की बात, तो मैंने बताया था कि 21 जून को कहां पर होती हैं? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर होती हैं। यदि हम 22 मार्च और 23 सितंबर की बात करते हैं तो 22 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहां पर पड़ती हैं? तो विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। और यदि हम 22 दिसंबर की बात करते हैं कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहां पर सीधी पड़ती हैं? तो मकर रेखा पर पड़ती हैं। और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ रही हैं, यहां पर दिन की अवधि ज्यादा हो गई है, तो दिन की अवधि कम कहां पर होगी? वह होगी कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा दिसंबर में और कहां से गुजर रही है? मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजर रही है। इसीलिए जो तापमान है सबसे कम कब होगा? दिसंबर माह में होगा मध्य प्रदेश का। जनवरी में क्या होता है? 22 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है और उत्तरायण होने के बाद यह कर्क रेखा विषुवत रेखा की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि विषुवत रेखा की ओर जैसे ही बढ़ता है तो मध्य प्रदेश में तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। इसीलिए जनवरी में तापमान दिसंबर की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है। यह चित्र आपको बार बार याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा ज्योग्राफी, चाहे वह वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो या एमपी का ज्योग्राफी हो, तीनों में यदि आप जलवायु वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर यह डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बगैर आपको जलवायु समझ में नहीं आने वाली। आपको ना तो वर्षा का वितरण समझ में आएगा, ना ही तापमान का वितरण समझ में आएगा। औसत, अधिकतम और न्यूनतम दैनिक तापमान दर की बात करें तो इसमें भी कुछ विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। औसत, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान सबसे कम दिसंबर माह में मिलता है और केवल कुछ स्थानों जैसे कि सागर में जनवरी में पाया जाता है। सागर क्योंकि पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है और यहां पर सूखा पड़ने के कारण जनवरी में यहां का तापमान क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम पाया जाता है। लेकिन संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर सबसे कम कहां होता है? दिसंबर माह में होता है।
मध्य प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर दैनिक तापांतर, ध्यान रखना तापमान नहीं है यहां पर, तापांतर है, मार्च में सबसे अधिक होता है। तापमान सबसे अधिक कम होता है मई में होता है, लेकिन तापांतर सबसे ज्यादा मार्च में होता है। अर्थात यहां पर दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होने लगती है, और इसका कारण है आकाश का स्वच्छ होना। वायु में आर्द्रता बहुत कम पाई जाती है। भोपाल और पचमढ़ी में जनवरी का दैनिक तापांतर अधिकतम रहता है, क्योंकि जाड़े की वर्षा के कारण रात्रि का तापमान क्या हो जाता है, बहुत अधिक कम हो जाता है। कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कि कहां पर तापमान ज्यादा होता है, कहां पर तापमान कम होता है। जिले आपसे पूछ लिए जाते हैं 3 नंबर में। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहां पर पाया जाता है, तो वह पाया जाता है गंजवा-सौदा, विदिशा में। कहां पर पाया जाता है, गंजवा-सौदा, विदिशा में पाया जाता है। सबसे न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो वह शिवपुरी में पाया जाता है, और शिवपुरी को क्या कहा जाता है, सिंधिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा जाता है। तो सबसे कम या न्यूनतम तापमान कहां अंकित किया जाता है, शिवपुरी में। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान कहां अंकित किया जाता है, तो गंजवा-सौदा, विदिशा में। अत्यधिक गर्म जिलों की बात करें कि कौन से जिले बहुत गर्म रहते हैं, तो वह ग्वालियर और दतिया आते हैं। यदि सबसे कम तापमान की बात करते हैं किन जिलों में पाए जाता है तापमान, तो पचमढ़ी का और पेड्रा जैसे जो क्षेत्र हैं, जो पहाड़ियां क्षेत्र हैं, वहां पर तापमान बहुत कम पाया जाता है। तो तापमान में बस इतना ही। बात करते हैं हम वर्षा की, कि आखिर मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण कैसा है, वर्षा कहां पर कितनी होती है, और उसको किस तरीके से हम देखते हैं। तो वर्षा के वितरण की बात करते हैं तो वर्षा के वितरण को मुख्यतः हम 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग होता है वहां जहां पर निम्न वर्षा होती है, और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र कौन से होंगे, जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश हो। दूसरे क्षेत्र में आता है जहां पर औसत से कम वर्षा होती है, और वह कौन से क्षेत्र होंगे, जहां पर 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। उन क्षेत्रों को कहा जाता है औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र। तीसरे नंबर पर आता है औसत वर्षा, और औसत वर्षा वाले क्षेत्र कौन से होंगे, जहां पर 112 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होगी। चौथा आता है जिसे कहते हैं औसत से जहां पर अधिक वर्षा होती है। औसत से अधिक वर्षा मतलब जहां पर 112 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, अर्थात वर्षा का मान 125 से 150 सेंटीमीटर के मध्य हो। तो वर्षा के वितरण की बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 भागों में बांटा गया है। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र, औसत वर्षा वाले क्षेत्र और औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। इनके मान भी निर्धारित किए गए हैं कि जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उन्हें निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में रखा जाता है। जहां पर 75 से 100 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है उन्हें औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में रखा जाता है। जहां पर 112 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है उसे औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में रखा जाता है, और जहां पर 125 से 150 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है उसे औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में रखा जाता है। मध्य प्रदेश का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर जो ये पश्चिमी वाला क्षेत्र है, यहां पर वर्षा बहुत कम पाई जाती है। वर्षा बहुत कम पाए जाने का कारण होता है, एक तो यहां पर अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत मानसून के समानांतर होने के कारण मानसून सीधा निकल जाता है और यहां पर पानी बहुत कम गिरा पाता है, तो यहां पर वर्षा बहुत कम होती है। यहां पर कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं और एक क्षेत्र आता है मालवा के अंतर्गत। यदि हम मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र देखते हैं जो कि बालाघाट मंडला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यहां पर वर्षा बहुत अधिक होती है, अर्थात यहां पर औसत से अधिक वर्षा होती है जो कि 125 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी में तो 150 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो जाती है। तो यहां से जैसे जैसे हम उत्तर और पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं वर्षा के मान में कमी होती जाती है। यहां पर जो मध्य प्रदेश का मध्य वाला क्षेत्र है यहां पर 75 से 125 सेंटीमीटर की मध्य बारिश होती है, लेकिन जैसे ही हम उत्तर की ओर चले जाते हैं तो यहां पर भिंड वाला क्षेत्र आ जाता है और भिंड में तो 55 सेंटीमीटर ही मात्र वर्षा होती है, अर्थात पूरा सूखा क्षेत्र हो जाता है, मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो बीहड़ वाले क्षेत्र हैं जो उत्तरी मध्य प्रदेश के अंतर्गत होते हैं वहां पर वर्षा बहुत कम होती है। जो पश्चिमी क्षेत्र आते हैं वहां पर भी वर्षा बहुत कम आती है, और जो मध्य प्रदेश का मध्य वाला क्षेत्र है वहां पर वर्षा मध्यम वाली होती है, अर्थात वहां पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। लेकिन यदि हम दक्षिणी या पूर्वी दक्षिणी मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर वर्षा औसत वर्षा से अधिक वाले क्षेत्रों में आती है, क्योंकि वहां पर वर्षा का मान 125 से 150 सेंटीमीटर तक होता है। मध्य प्रदेश में मानसूनी वर्षा किसके द्वारा होती है, तो मध्य प्रदेश में मानसूनी वर्षा दोनों शाखाओं से होती है, चाहे हम अरब सागर की शाखा कहें या बंगाल की खाड़ी की शाखा कहें। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे ही भारत में प्रवेश करता है तो वह यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पर अरब सागर है और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी है।
तो दो शाखा में बढ़ जाता है मानसून। यहां से जो प्रवेश करता है उसे कहते हैं अरब सागर का मानसून, और यहां से जो प्रवेश करता है उसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागर का जो मानसून होता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, अरब सागर की शाखा से जैसे ही प्रवेश करता है तो केरल में यह 1 जून को प्रवेश कर जाता है। कब कर जाता है? 1 जून को प्रवेश कर जाता है। धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। ये पश्चिमी घाट आता है, पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर यह अधिक बारिश कराता है और पूर्व का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत रह जाता है। लेकिन जैसे ही यह यहां पर दूसरी शाखा पहुंचती है जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती घाटियों के सहारे प्रवेश करती है, वह क्या होती है? अरब सागर की शाखा होती है। लेकिन यहां तक आते आते इसमें क्या होता है? पानी कम हो जाता है, जल की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए जैसे ही अरब सागर की शाखा प्रवेश करती है और जो मालवा वाला क्षेत्र होता है वहां पर बारिश कम होती है। जो मध्य प्रदेश में पूरब की साइड से मानसूनी शाखा प्रवेश करती है उसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा कहा जाता है। अधिकांश वर्षा की बात करें तो वह जून से सितंबर के मध्य होती है मध्य प्रदेश में। जून से सितंबर के मध्य क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि 21 जून को सूर्य विषुवत कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और जैसे ही यहां पर सीधा चमकता है तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। तापमान बहुत ज्यादा होने के कारण निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, और निम्न दाब का क्षेत्र जैसे ही बनता है तो 15 जून से यहां पर मानसून प्रवेश कर जाता है। और मानसून जैसे ही प्रवेश करता है तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने यहां पर झमाझम बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो यहां पर जून से सितंबर के मध्य दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, वो बहुत अधिक वर्षा होती है। सितंबर के बाद शुष्क मानसून पाया जाता है। सितंबर के बाद मानसून में कमी आ जाती है, मौसम स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, इसलिए तापमान में धीरे धीरे थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, जिस कारण से जो सितंबर और अक्टूबर का समय है उसे द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत माना जाता है या कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी भाग में दिसंबर जनवरी में हल्की चक्रवाती वर्षा होती है, जो कि ठंड के टाइम पर चक्रवात उठ रहे होते हैं भूमध्य सागर में, जो कि उत्तरी भारत में, जो कि मैंने आपको बताया था जब हम भारतीय मानसून पढ़ रहे थे कि जो पछुआ पवनें होती हैं, जो जेट स्ट्रीम होती हैं, वह भूमध्य सागर में उठने वाले मानसून को अपने साथ लेकर आती हैं और उत्तर भारत में दिसंबर के टाइम वर्षा कराती हैं, दिसंबर जनवरी के समय वर्षा कराती हैं। तो वही वर्षा का कुछ अंश मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में भी गिरता है। तो उत्तरी भागों में जो ठंड के टाइम पर वर्षा होती है, दिसंबर जनवरी के टाइम पर वर्षा होती है, वह चक्रवाती वर्षा होती है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा की बात करें तो वह होती है 112 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। औसत वर्षा कैसे निकाली जाती है? मध्य प्रदेश में सबसे कम होने वाली वर्षा और सबसे अधिक होने वाली वर्षाओं का मान निकाल लिया जाता है, तो उससे मध्य प्रदेश की औसत वर्षा निकाल आती है। तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो पचमढ़ी है। कौन सा है? पचमढ़ी है। भारत की बात करें तो भारत में मासेमराम है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पचमढ़ी है। पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, इससे भी अधिक वर्षा हो जाती है। यदि हम सबसे कम वर्षा वाले स्थान की बात करें मध्य प्रदेश में, तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भिंड है, जहां पर 55 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मंडला बालाघाट वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी वाले क्षेत्र में आता है, जैसे दक्षिण पूर्वी वाले क्षेत्रों में आता है, यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। मैंने बोला था कि यहां पर औसत से अधिक वर्षा होती है। 75 सेंटीमीटर वर्षा जो रेखा होती है, वर्षा वाली रेखा होती है, इसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल विभाजक रेखा। प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में किसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है, तो 75 सेंटीमीटर वर्षा वाली रेखा को जल विभाजक रेखा कहा जाता है। एक शब्द आता है मावठा। मावठा किसे कहते हैं? तो शीत ऋतु में जब लौटता हुआ मानसून मध्य प्रदेश में वर्षा कराता है, तो लौटते हुए मानसून के द्वारा जब मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है उसे मावठा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मावठा। इस शब्द को आप याद रख लीजिए, इसकी गांठ बांध लीजिए। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मावठा क्या है, 3 नंबर में प्रश्न दे दिया जाता है मावठा। तो आपको लिखना होगा कि शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून से के मध्य प्रदेश में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावठा कहा जाता है। कहां पर कहते हैं? तो मालवा वाले क्षेत्र में कहते हैं। कहां पर कहते हैं? मालवा वाले क्षेत्र में कहा जाता है मावठा। मध्य प्रदेश की ऋतुओं की बात करें कि मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं और ऋतुओं की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो मध्य प्रदेश में बात करें ऋतुओं की तो सामान्यतः मध्य प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं 3 ऋतुएं? तो एक है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी होती है वर्षा ऋतु और तीसरी होती है शीत ऋतु। कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु।
बात करें हम ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं क्या क्या हैं, कब से कब तक होती है, तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर जून तक, तीनों ऋतुएं 4-4 महीने में पाई जाती हैं, 4-4 माह में होती हैं। जो ग्रीष्म ऋतु होता है वो गर्मी ऋतु का टाइम होता है, यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। वर्षा ऋतु के समय पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और शीत ऋतु के टाइम पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। ग्रीष्म ऋतु के समय पर सूर्य जो होता है उत्तरायण हो रहा होता है। वर्षा ऋतु के टाइम पर ये इसका काम दक्षिणायन होने का लग जाता है और शीत ऋतु के टाइम पर यह दक्षिण में होता है और दक्षिण से सीधे उत्तरायण होने लगता है। तो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का समय कब से कब तक होता है, मार्च के मध्य से जून के मध्य तक रहता है और यह साधारणतः शुष्क प्रकार का होता है क्योंकि वायुमंडल में तापमान ज्यादा हो जाता है, ह्यूमिडिटी की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए यह किस प्रकार का होता है, शुष्क प्रकार का होता है। इसे मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो यूनाला नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला नाम से जाना जाता है। मावठा किसे कहते हैं, लौटते हुए मानसून से होने वाली बारिश को मालवा में मावठा कहा जाता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मार्च के बाद तापमान में निरंतर वृद्धि होती जाती है तथा मई में लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश का तापमान 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। मई में उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत सूखा रहता है तथा जहां वनस्पति भी कम होती है, अधिकतम तापमान का केंद्र बना रहता है। ये थ्योरी क्या है, वही है जो मैंने आपको समझाई है। बस आपको क्या कौन सा डायग्राम याद रखना है, ये वाला डायग्राम याद रखना है जहां पर जून, सितंबर, मार्च और दिसंबर की बात है। 21 जून, 22 मार्च, 23 सितंबर और 22 अप्रैल। ये यदि आप डेट याद रख लेते हैं और समझ जाते हैं कि सूर्य कहां पर कहां होगा और किस समय क्या हो रहा होगा, तो आपको तापमान और वर्षा और ऋतुएं बिल्कुल भी नहीं पढ़नी होंगी। यहां पे लिखा है ग्रीष्म ऋतु में मार्च के बाद तापमान में निरंतर वृद्धि होने लगती है। क्यों होने लगती है, क्योंकि 21 मार्च को सूर्य कहां पर होता है, वह होता है विषुवत रेखा पर। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है और जैसे ही उत्तरायण होगा, और आपका मध्य प्रदेश कहां पर है, तो मध्य प्रदेश यहां पर है, कर्क रेखा इसके बीचों बीच से होकर गुजर रही है। तो जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा तो यहां के तापमान में वृद्धि होने लगेगी। जून में क्या होता है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने लगता है। तो मार्च से अप्रैल, मई और जून ऊपर आते आते मई तक क्या हो गया, तापमान में वृद्धि हो गई। लेकिन आपको पता है कि जून में क्या होने लगता है, मानसून प्रवेश कर जाता है। 15 जून से मध्य प्रदेश में मानसून आ जाता है, इसलिए जून में तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, इसके कारण भी तापमान में गिरावट आने लगती है। और जो मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जो इसके ऊपर होता है, वो सूखे के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अर्थात शुष्क रहता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां ऊंचाई व समुद्र की निकटता के कारण तापमान अधिक नहीं बढ़ पाता है। आपको पता है मध्य प्रदेश क्या है, समुद्र के थोड़े से निकट है। हाँ, भूआविष्ठित है, समुद्र से लगा हुआ नहीं है, लेकिन समुद्र के करीब है। ऊंचाई भी ज्यादा नहीं है क्योंकि पठारी क्षेत्र में आता है, इसलिए तापमान ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। ऋतु में आर्द्रता बहुत कम रहती है, आकाश स्वच्छ रहता है, तेज धूल भरी आंधियां चलती हैं। तो यह होती हैं ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं कि यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलती हैं, मौसम स्वच्छ रहता है, साफ रहता है और यहाँ पर शुष्कता बनी रहती है, आर्द्रता की मात्रा कम होती है। बात करते हैं वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु का समय क्या आता है, मध्य जून से आता है। जून के मध्य से 15 जून से मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है और यह कहाँ तक चलती है, तो यह सितंबर तक चलती है। तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने का जो समय होता है वह होता है वर्षा ऋतु का। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे चौमासा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, चौमासा नाम से जाना जाता है। मावठा लौटते हुए मानसून को, यूनाला ग्रीष्म ऋतु को और चौमासा वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में जाना जाता है। जून से वायु में आर्द्रता बढ़ने लगती है क्योंकि सागर के ऊपर से आने वाली हवाएं उत्तर पश्चिमी भारत व पाकिस्तान में न्यूनतम निम्न दाब का क्षेत्र बना लेती हैं, इसलिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वह उसे आकर्षित करता है। समझने की बात है, मैंने बोला था एक शब्द होता है ITCZ, जिसे बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। यह निम्न दाब का क्षेत्र होता है। होता क्या है कि जब धीरे धीरे सूर्य जब विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर पहुंच जाता है 21 जून को, 21 जून के बाद यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो जो उत्तर पश्चिमी भारत होता है यहां पर क्या है, निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। और चूंकि जब निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है तो यह मानसून को अपनी ओर खींचने लगता है। तो जो व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा की ओर चल रही होती हैं, यह निम्न दाब का क्षेत्र उसे अपनी ओर आकर्षित करता है और वह जो व्यापारिक पवनें हैं वह दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में
ऋतुएं भारत में प्रवेश कर जाती हैं और 15 जून आते आते यह मध्य प्रदेश में भी प्रवेश कर जाती हैं। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु के 4 माह में औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है। कितनी हो जाती है? 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा हो जाती है। सितंबर के अंतिम दिनों में मानसून क्या हो जाता है? धीरे धीरे टूटने लगता है, मानसून में कमी आने लगती है और मौसम स्वच्छ होने लगता है। मौसम स्वच्छ होने के बाद यहाँ पर तापमान में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होने लगती है, जिसे द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है, जो कि सितंबर अक्टूबर के समय का समय होता है। बात करते हैं हम शीत ऋतु। शीत ऋतु में क्या होता है? तो शीत ऋतु में यह सितंबर से चालू होती है। सितंबर में सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और औसत तापमान में गिरावट आने लगती है। वर्षा एवं आर्द्रता की अधिकता के कारण भी ऐसा होता है। शीत ऋतु में क्या होता है? वर्षा के बाद शीत ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के बाद द्वितीय ग्रीष्म ऋतु आती है, उसके बाद शीत ऋतु चालू हो जाती है। शीत ऋतु में क्या होता है? वर्षा भी होती है, मौसम में आर्द्रता भी होती है और आर्द्रता होने के कारण, और तीसरा सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण यहाँ तापमान बहुत कम हो जाता है और तापमान बहुत कम होने के कारण यहाँ ठंड बढ़ जाती है, जिसे शीत ऋतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत ऋतु कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इसे सियाला के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, जो शीत ऋतु है उसे मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? सियाला के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर हुआ? मावठा, योनाला, चौमासा और सियाला। योनाला और चौमासा और सियाला ये ऋतुओं के नाम है और मावठा क्या था? लौटते हुए मानसून का नाम है। शुष्क मौसम, स्वच्छ आकाश एवं मद हवाएं शीत ऋतु की मुख्य विशेषताएं हैं। शीत ऋतु की विशेषताएं क्या हो जाएंगी? मौसम जो होता है वह शुष्क होता है, स्वच्छ होता है, हवाएं जो होती है मंद चलती हैं और थोड़ी सी ठंडी होती हैं। रात्रि का तापमान गिरने से ऊंचे पठारी और पहाड़ी भागों में पाला और कोहरा देखने को मिलता है। क्या मिलता है? पाला और कोहरा। कहीं कहीं पर जहां कृषि होती है वहां पर तुषार जैसी चीजें भी आपको देखने को मिलती हैं। मौसम वायुमंडल में क्या होता है? गिरावट आ जाती है, तापमान में गिरावट आ जाती है, जिससे ये जो कोहरा होता है वो तुषार में परिवर्तित हो जाता है। जो पानी की छोटी छोटी बूंद होती हैं वह किसमें? बर्फ के कणों में परिवर्तित हो जाती हैं, जो कि फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। दिसंबर व जनवरी में उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की वर्षा चक्रवात के द्वारा होती है। मैंने बताया था कि इसी ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में कुछ वर्षा होती है और वह चक्रवात से होती है। कौन से चक्रवात से होती है? जो भूमध्य सागर में उठ रहे होते हैं, जो पछुआ पवनों के द्वारा भारत में लाए जा रहे होते हैं, उनसे ही थोड़ी सी कुछ उत्तरी भागों में वर्षा होती है। ये चक्रवात अधिकतर पश्चिम की ओर से आते हैं। ये चक्रवात अपने साथ उत्तर की ओर अत्यधिक शीत वायु और शीत वायु को भी आकर्षित कर लेते हैं और शीत वायु आकर्षित करने के कारण यहाँ पर शीत लहर भी चलने लगती है, जिससे तुषार लगने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इन चक्रवातों के कारण कभी कभी ओले भी गिरते हैं। आपने देखा होगा शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसमें अचानक से बड़े बड़े ओले भी गिरने लगते हैं। वायु की गति भी अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वर्षा चक्रवात के द्वारा हो रही है और चक्रवात तो आपको पता है कि जब समुद्र में गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं, जब वह घूमने लगती हैं, तो घूमने के कारण बहुत तीव्र गति से वायु का वेग बढ़ जाता है, उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वह चक्रवात होते हैं। तो जहां जहां से चक्रवाती वर्षा होगी तो चक्रवाती वर्षा की विशेषता ही होती है कि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो जहां पर भी ये शीतोष्ण क्षेत्र में या शीतकाल में वर्षा होती है वहां पर ओले पड़ने की संभावना रहती है और हवाएं तेज हो जाती हैं। तो ये क्या हुई? शीत ऋतु की विशेषताएं हुई। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों ने जलवायु के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं उन सभी को समझने का प्रयास किया। आई होप आप लोगों के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आयोग में वह सब क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को पुराने सालों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करके किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी का एनालिसिस करके ही बनाया है। तो जो आपके सिलेबस में लिखा गया है जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश की जलवायु, तो मध्य प्रदेश की जलवायु के अंतर्गत मध्य प्रदेश की या तो आपसे जलवायु क्षेत्र पूछ लिए जाएंगे या मध्य प्रदेश में तापमान पूछ लिया जाएगा, वर्षा पूछ लिया जाएगा या ऋतुएं पूछ ली जाएंगी। तो इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।